अपने चैप्टर को आज आगे की ओर बढ़ाते हैं। वाई द डिमांड ऑफ फॉर इंडिगो इंडियन इंडिगो। द इंडिगो प्लांट्स ग्रो primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by the cloth manufacturers in Italy, France, Britain to dye clothes. जो इंडिगो का जो पौधा होता है वो विशेष तौर पर जो ट्रॉपिक्स एरिया होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। 13th सेंचुरी थी, उसमें जो भारतीय जो इंडिगो था वो फ्रांस, इटली और ब्रिटेन में क्या कपड़ा उद्योग के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता था। However, only small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. European cloth manufacturer therefore had to depend to another plants called the woods to make violet and blue dyes. उसके बाद जो है हमारे यहाँ का जो इंडिगो होता था, हालांकि वो शुरुआती समय में यूरोपियन मार्केट में कम पहुँच पाता था और उसकी जो है प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए यूरोपियन कपड़ा जो उत्पादन करने वाले थे तो दूसरे प्रकार के पौधे पर डिपेंड थे जिसका नाम था वुड, जो वॉयलेट और ब्लू कलर आपको डाई में के रूप में देता था। बीइंग ए प्लांट of the temperate zones, wood was more easily available in the Europe. It was given in the northern Italy, southern France, and its part of the Germany and Britain. Worried by the competition from the indigo wood producer in Europe, pressurized the governments to ban the import of the indigo. उसके बाद जो ये जो पौधा था वुड का, ये टेम्परेट प्रकार के जो क्लाइमेट में पाया जाता था और फ्रांस है, इटली है या फिर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर ये अच्छी प्रकार से उग सकता था। इसी वजह से क्या कि उन्होंने क्या है अपनी जो गवर्नमेंट्स थी जैसे यूरोप के अंदर, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज़ किया था कि भाई आप जो भारत से आने वाला जो इंडिगो है उसको क्या है आप बैन कर दें भाई। क्लोथ डायर्स हाउएवर प्रेफर इंडिगो एज ए डाई. Indigo producer a rich blue colors where the dye from the wood was pale and dull. By the 17th century, European cloth producer persuaded their governments to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Saint Domingo in the Caribbean islands, the Portuguese in the Brazil, and the English in the Jamaica, and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came up in the many parts of the North America. उसके बाद जो है जो क्लोथ डायर्स होते थे कि भी वो हमारे भारतीय जो नील होता था उसको पसंद करते थे भाई। उसका कारण था कि भाई जो काफ़ी गाढ़ा कलर ये इसके अंदर आपको देखने को मिलता था, जबकि वो जो दूसरे प्रकार का वुड होता था वृक्ष, उसका जो कलर होता पेल होता था, बिल्कुल डल दिखाई देता था। जैसे इस 17वीं शताब्दी हुई तो यूरोपियन लोग मार्केट के अंदर जो है बोला गया कि इंडिगो का जो उत्पादन है जो आप आयात कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाए या फिर उसको पूर्णतः बंद ही कर दिया जाए। इसके अलावा जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने इंडिगो खेती के लिए जो है सेंट डोमिंगो हमारा कैरिबियन आइलैंड थे तो उनके ऊपर इसको उगाने का प्रयत्न किया। पुर्तगालियों ने ब्राज़ील के अंदर, इसी प्रकार से इंग्लिश जो ब्रिटिश थे उन्होंने जमैका के अंदर, तो ये जो अलग अलग जगह पर क्या उन्होंने नील के उत्पादन को प्रेरित किया भाई। बाय द एंड ऑफ द 18th century, द डिमांड फॉर द Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for the cloth dyers. While the demand for the indigo increased, its existing supplies for the West Indies and American collapsed for the variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of the indigo in the world fell by the half. Cloth dyers in the Britain's indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for a new source of indigo supply. From wood they get from the indigo could be procured. उसके बाद क्या हुआ कि भी जैसे ही 18वीं शताब्दी है तो डिमांड थी जो इंडियन इंडिगो की वो और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये समय ऐसा था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। जो उत्पादन जो है वहाँ पर हाथों से किया जाता था, वो मशीनों के अंदर क्या आप बड़े स्तर पर उत्पादन कर सकते थे। तो उसके बाद क्या है कि जो मांग थी नील की वो एकदम से इंक्रीज़ हो गई थी। हालांकि जो है इसके साथ साथ जैसे वो उगा रहे थे जब कैरिबियन आइलैंड के आसपास से जो उत्पादन किया जाता था इंडिगो, वहाँ पर कई कारणों से क्या है वहाँ से जो सिस्टम वो ख़त्म हो गया, वहाँ पर जो इंडिगो की खेती को ख़त्म कर दिया गया था, वो ख़त्म वहाँ से नहीं उत्पादन हो रहा था। तो इसलिए क्या उनको नया सोर्स ढूंढना पड़ा और ख़ासकर वो ये जो इंडियन इंडिगो की तरफ ढूंढने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया भाई। तो हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने भारत के अंदर शुरुआत की। Britain turns to India. Faced with a rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. तो जैसे ही लगा कि भी जो बहुत बड़ी मात्रा में आपको आवश्यकता है नील की उत्पादन की, तो उन्होंने भारत की तरफ देखा और आगे है। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in the Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to the 95%.
उसके बाद क्या हुआ, जो 18th सेंचुरी की जो है जैसे शुरुआत हुई, उसके बाद जो कल्टीवेशन था बंगाल के अंदर एकदम से उन्होंने क्या इंक्रीज़ कर दिया, और ये जो एकदम से पूरी की पूरी जो वर्ल्ड मार्केट के अंदर जो है बिल्कुल डोमिनेटन करता चला गया। वहीं पर सबसे ज़्यादा नील उत्पादन होने लगा, ये जाने लग गया हमारा। जैसे 1788 के अंदर हमारे यहाँ का योगदान सिर्फ 30% था, यही 1810 में क्या है अपने जो टोटल जो है नील का वहाँ पर 95% भारतीय होता था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Over the years, many company officials left their jobs to look after their indigo business. Attracted by the prospect of the high profit, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and पैक दैट वर कमिंग अप विद द टाइम्स। उसके बाद क्या हुआ कि जिस प्रकार से जो इंडिगो का जो व्यापार था वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया, और जो कंपनी के खुद ऑफिशियल थे उन्होंने क्या कर दिया गया, इसके ऊपर व्यापार करना शुरू किया। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी बहुत सारे लोगों ने तो, और वहाँ पर क्या प्लांटेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर क्या बहुत बड़ी मात्रा में उनको लाभ प्राप्त हो रहा था अभी। इसके अलावा जो अन्य प्रकार के जो लोग थे, जैसे कि भी स्कॉटमैन थे, स्कॉटियस जो लोग थे वो स्कॉटलैंड से आए, इंग्लिश से यानी कि, और जो ब्रिटिश से थे वो यहाँ पर आना शुरू हो गए, और यहाँ पर अपने जो है एज ए प्लांटर के रूप में उन्होंने काम किया, और यहाँ पर इंडिगो का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया भी, और इससे क्या उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में क्या है लाभ प्राप्त किया। जिन लोगों के पास, जिन ब्रिटिश के पास पैसा नहीं होता था, और उसके बाद क्या है कि जो कंपनी ने उनको क्या है पैसा दिया, और कंपनी के साथ साथ जो बैंक्स थे उन्होंने भी क्या इनको ऐसा लोन पे दिया, और उनको लिए प्रेरित किया कि भी आप लोग यहाँ पर इंडिगो का उत्पादन करें। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। जो इंडिगो का उत्पादन है वो किस प्रकार से होता है। देयर आर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, नीज एंड रियोट्स। यदि हम बात करें जो है इंडिगो का उत्पादन दो प्रकार से होता है, नीज और रियोट सिस्टम से होता है। विद इन द सिस्टम ऑफ नीज कल्टिवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन द लैंड्स दैट इज डायरेक्टली कंट्रोल। जो नीड्स कल्टिवेशन होता है उसमें क्या करता है प्लांटर खुद उस ज़मीन के ऊपर क्या करता है डायरेक्ट रूप से क्या अपने कंट्रोल जमाता है, और कंट्रोल करके उसको क्या वहाँ पर उत्पादन करता है। He either bought the land or landed it from the other जमींदार and produce indigo by directly employing hired laborers। उसके बाद क्या करता है वो जो उस ज़मीन के ऊपर जहाँ पर वो इंडिगो की खेती करता है उसको ख़रीद लेता है या फिर उसको किराए पे ले लेता है। उसके बाद क्या है कि भी साथ साथ जो लेबरर होते हैं उन लेबर को हायर कर लेता है, और उनके साथ क्या उस खेती को वो करता है भाई। द प्रॉब्लम विद नीच कल्टिवेशन, द प्लांटर्स फाउंड डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड दिस एरिया अंडर नीच कल्टिवेशन। कि जो किसान थे तो उनको लगा कि भी जो है ये क्षेत्र है जो नीच कल्टिवेशन के लिए बढ़ाना, तो उनके लिए क्या थोड़ी सी मुसीबत होती चलेगी। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन द फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। कि जो इंडिगो की खेती होती थी सबसे उत्तम किस्म की जो है फर्टाइल सॉइल के ऊपर होती थी, या फिर लैंड कह सकते हैं, और जिसके ऊपर क्या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता था, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा था। Only small plots scattered over the landscape could be acquired. Planter needed large area and the compact block to cultivate indigo in the plantation. Only small plots scattered, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते थे वो दूर दूर तक बिखरे होते थे, लेकिन इनको क्या चाहिए था प्लांटर्स को एक बहुत बड़ा एक इलाका होता था होना चाहिए था, और वो क्या था भी उसके ऊपर वो खेती कर सकते थे। जिसमें क्या कि जो प्लांट जैसे नील को खेती की जाती थी उसके बाद वहाँ से क्या उसके साथ में ही उनके लिए क्या है नील बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती थी, तो वहीं पर उनके गोदाम भी शुरू हो जाते थे भी। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, तो वो इस प्रकार की लैंड कहाँ से प्राप्त कर सकते थे। डे टाइम टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड वीक द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया, बट दिस ऑलवेज लेड टू द कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। जैसे कि हमने बात की कि ना थोड़े छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटी हुई थी ज़मीन, उनके लिए क्या बहुत बड़ा विस्तृत इलाका चाहिए था। जैसे कि उनकी जो फैक्ट्रियाँ होती थी तो जहाँ पर नील का उत्पादन किया जाता था, तो इसके साथ साथ की जितनी ज़मीनें होती थी आसपास के क्षेत्र में उनको लीज के ऊपर ले लेते थे वो, और उसके ऊपर क्या वो खेती करते थे, और साथ की साथ खेती के साथ साथ उनको क्या है वापस नील का उत्पादन वहाँ पर करना शुरू कर देते थे। हालांकि इस वजह से क्या है कि भी जो किसान होते थे और उनके बीच में क्या समय समय पर क्या है लड़ाइयाँ होती रहती थी भाई। नोर वाज लेबर इजी टू मोबिलाइज, ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। अब जैसे लेबर को भी कोई मुश्किल कार्य नहीं था भी कि कोई आसान कार्य नहीं था कि भी लेबर को भी मुहैया करवाना, क्योंकि जो है इसमें क्या जितना ज़्यादा एरिया बड़ा था तो उसमें जो है किसानों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी, लेबर की भी आवश्यकता पड़ती थी। एंड लेबर वाज नीडेड प्रीसली एट द टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। और ये वही समय होता था जिसमें क्या राइस की जो खेती की जाती थी, तो उसमें किसान जो हमारे जो लेबर होते थे और किसान होते थे
वो सारे के सारे उन खेती के अंदर लगे होते हमारी राइस की खेती के लिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था उनके लिए क्या लेबर मुहैया करवाना। नीच कल्टीवेशन ऑन द लार्ज स्केल आल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लग एंड बुलक। इसके अलावा क्या कि उसमें नीच कल्टीवेशन के लिए क्या था, आपको अपने जो है बैल और जो है हमारे जो हल होते थे वो बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होते थे। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग। यदि 1 बीघा ज़मीन के ऊपर आप इंडिगो की खेती करना चाहते हैं तो उसके अंदर 2 आपको हल चाहिए होता था। दिस मीन दैट ए प्लांटर विद 1000 बीघाज would need 2000 plugs. Investing on the purchase and maintaining of the plug was a big problem, nor could supply be easily got from the peasants since their plug and bullock were busy of their rice fields, again exactly at the time that the indigo planter needed them. उसके अलावा क्या था कि भी जो प्लांटर्स होते थे, मान लीजिए 1000 बीघा ज़मीन के ऊपर आपको ज़मीन के ऊपर खेती करनी थी तो आपको 2000 के आसपास बल्कों की आवश्यकता होती थी। उसके बाद क्या है कि भी जो है पल इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हलों को मतलब मुहैया करवाना थोड़ा सा बहुत बड़ी मुश्किल समस्या हो जाती थी। उसके बाद है कि जैसे सप्लाईज थी वो भी क्या वो मतलब इतनी अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते थे पीजेंट्स, और जैसे ही कि भी उनके जो प्लग्स होते थे किसानों के या फिर उनके बल्क उनके हल या जो बैल होते थे वो राइस फील्ड के अंदर हमने बात कर ली थी, वो समय बिजी रहते थे जिस समय क्या वो उत्पादन कर रहे होते थे। Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of the cultivation that are RIOT system or called rare system. उसके बाद क्या कि जो ये एक्सपेंशन था 19th सेंचुरी के अंदर, प्लांटर ने इसको क्या रेलुकेंट कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं उत्पादन करेंगे। उस समय क्या 25% के आसपास जो लैंड जो इंडिगो की इस सिस्टम के अनुसार जो है थोड़ा सा 25% से कम, तो उसमें क्या उत्पादन जो निज तरीके से किया जाता था और जो बाकी जो उत्पादन था वो रैयत सिस्टम से किया जाता था भाई। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे भाई।